मैंने यहाँ पे घर रेंट पे ले लिया था तो एक एग्रीमेंट था, तो उस एग्रीमेंट की एक कॉपी वो भी अटैच्ड होती है और वो फिर साथ जाती है आपके टीआरसी के लिए कि हाँ जी मेरे पास एक साल का मेरे पास यहाँ पे घर का एग्रीमेंट है, तो उसकी ब्याज पे वो आपको टीआरसी अप्लाई करते हैं। तो ये हाँ जी, तो टीआरसी प्रोसेस सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि यहाँ हमारे आने के बाद जितनी भी हमने वीडियोस बनाई हैं तो बहुत से लोगों के ये क्वेश्चंस थे कि टीआरसी का प्रोसेस है क्या, किस तरीके से पूरा हुआ और क्या प्रोसेस होता है, क्योंकि स्टार्टिंग में जो हम करते जा रहे थे हमने उनकी व्लॉग्स भी बना के लोगों के साथ शेयर किए कि हम लोगों का प्रोसेस क्या क्या हुआ और किस तरीके से हुआ। सो जी फाइनली टीआरसी जो है वो आ गया है, अफान का भी आ गया और रज़िया का भी आ गया है, इन दोनों का टीआरसी आ गया है। अल्हम्दुलिल्लाह कोई परेशानी नहीं हुई, बहुत ही आराम से इत्मीनान से सारे काम अल्लाह के शुक्र से पूरे हो गए। तो जी अब टीआरसी का प्रोसेस क्या है, तो इस टीआरसी की जर्नी में मैं आपको थोड़ा सा पहले पाकिस्तान लेके जाऊंगा कि प्रोसेस हमारा स्टार्ट कैसे हुआ था और फिर यहाँ तक हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें की हैं। अच्छा, वीडियो का प्रोसेस बताने से पहले मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल प्रोसेस नहीं है कि जो मैंने बताया है ऐसा ही होता है। डिफरेंट तरीके हैं, डिफरेंट तरीक़ों से टीआरसी का प्रोसेस इनिशिएट होता है, तो वो डिपेंड करता है कि कौन जो है वो किस तरीके से इनिशिएट करता है। आप एजेंट के थ्रू भी कर सकते हैं, लॉयर के थ्रू कर सकते हैं, आप खुद आके अप्लाई कर सकते हैं। तो डिफरेंट तरीके होते हैं टीआरसी को अप्लाई करने के लिए। तो ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि जो हमने अप्लाई किया है या जो हमने फॉलो किया है वही सब फॉलो करें। ये सिर्फ एक इन्फॉर्मेटिव पर्पज़ के लिए वीडियो है कि हमारा प्रोसेस कैसे हुआ था, और उसमें से अगर आपको कुछ हेल्प मिल सकती है तो आप उसमें से कुछ पॉइंट्स लेके लेट्स से अगर कोई एजेंट के थ्रू भी अप्लाई करता है तो एटलीस्ट उसको आइडिया हो कि अच्छा यार ये चीज़ें तो होनी होती हैं आदमी, और किस किस जगह पे हमारे कितने पैसे लगे। अच्छा जी, तो सबसे पहले पाकिस्तान में हमारा प्रोसेस इनिशिएट होता है और सबसे पहले मेरी कंपनी जो है वो मेरे बिहाफ पे वर्क परमिट अप्लाई करती है इस्लामाबाद एम्बेसी से, एंड देन 1 महीना वेट करने के बाद जो है वो मेरा पासपोर्ट रिटर्न आ गया वीज़ा लग के। उसके बाद मैंने अपनी कंपनी का विज़िट वीज़ा अप्लाई किया, जो कि सिंपल एक प्रोसेस है विज़िट वीज़ा अप्लाई करने का कि आप पाकिस्तानी कॉन्सुलेट जाएं और वहाँ पे जो है वो उनकी एक डॉक्यूमेंट की लिस्ट होती है, वो डॉक्यूमेंट की लिस्ट सबमिट करें, एक फॉर्म फिल करें जाके। और उसके लिए मैंने कोई एजेंट हायर नहीं किया, हम लोग खुद गए थे, 2 विज़िट किए थे हमने वहाँ पे, आप पुरानी वीडियोज़ में देख सकते हैं जो पाकिस्तान की वीडियोज़ हैं, हमने 2 विज़िट किए थे और खुद डॉक्यूमेंटेशन की एक लिस्ट थी पूरी, वो डॉक्यूमेंट मैंने खुद कंप्लीट कर लिए थे इजीली। और फिर उसके बाद थोड़ा सा परेशानी हुई थी क्योंकि फ़र्स्ट टाइम सारी बातें अप्लाई कर रहे थे तो थोड़ी सी परेशानी हुई थी, लेकिन यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह हो गया, तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं हुई थी। हाँ जी, तो जो 4 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो आपको टर्की आने से पहले पाकिस्तान से अटैच करवा के लाना ज़रूरी होते हैं, उनमें होता है MRC, FRC, बर्थ सर्टिफिकेट और पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट। ये 4 डॉक्यूमेंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। तो मैंने इन चारों डॉक्यूमेंट्स को पाकिस्तान में मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से अटेस्ट करवाया था और फिर वहाँ से मैं इनको अटेस्ट करवा कर यहाँ पे लाया था, और ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको ओरिजिनल अटेस्टेड चाहिए होते हैं। ठीक है जी, ये 4 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट थे जो हम वहाँ से करा के लाए थे। तो जी अब ऑब्वियस ही बात है कि बर्थ सर्टिफिकेट जिनके बच्चे नहीं हैं तो उनके लिए तो वैलिड नहीं है, जिनके हैं तो फिर उनको जितने बच्चे होंगे उतने बर्थ सर्टिफिकेट उनको फॉरेन मिनिस्ट्री से टेस्ट करवा के लाने पड़ेंगे। तो जी जब हम यहाँ पे पहुँचे तो फिर यही चारों डॉक्यूमेंट मैं यहाँ पे पाकिस्तानी कॉन्सुलेट जो टर्की में है वहाँ पे हम गए, फिर हमने वहाँ से अटेस्ट करवाए। तो वहाँ पे उन्होंने हमसे पर डॉक्यूमेंट की $20 चार्ज किए थे हमें पर डॉक्यूमेंट के, और 4 डॉक्यूमेंट मैंने फिर दोबारा से अटेस्ट करवाए। फिर वो अटेस्ट करवाने के बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस था वो ये था कि अटेस्टेड डॉक्यूमेंट को जो हमने यहाँ पाकिस्तानी कॉन्सुलेट से टर्की में कराए थे उनको हमने ट्रांसलेट करना था टर्किश में, एंड देन उसके बाद हमें टीआरसी के लिए अप्लाई करना था। तो फिर हम उसके लिए ट्रांसलेटर को हमने वो डॉक्यूमेंट दिए, उसने उन डॉक्यूमेंट्स को ट्रांसलेट किया और उसकी जो फ़ीस उसने ली थी कोई 300 लीरा ली थी, जिसमें उसने चारों डॉक्यूमेंट्स हमें जो है वो ट्रांसलेट करके दे दिए। वो चारों डॉक्यूमेंट ट्रांसलेट होने के बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस था वो ये था कि ट्रांसलेशन के बाद वही डॉक्यूमेंट्स टर्की में नोटरी ऑफिस होता है, जैसे हमारे यहाँ डीसी ऑफिसेज वगैरह होते हैं वहाँ से आपके अटेस्ट होते हैं, नोटरी होता है, तो इस तरीके से यहाँ पे नोटरी ऑफिस हुआ। नोटरी ऑफिस से आपको वो अटेस्ट करवाने थे। पहले डॉक्यूमेंट्स पाकिस्तानी कॉन्सुलेट से अटेस्ट हुए, देन ट्रांसलेट हुए, देन ट्रांसलेट होने के बाद वो ट्रांसलेटेड डॉक्यूमेंट नोटरी से अटेस्ट करवाने थे। तो फिर हम नोटरी गए, नोटरी से हमने अटेस्ट करवाया। नोटरी ने जो अटेस्ट किया उसमें पर डॉक्यूमेंट की जो फीस ली थी वो 250 लीरा के करीब ली थी, आई थिंक 250 लीरा 255 लीरा ऐसी कुछ थी जो उसने 4 डॉक्यूमेंट्स की फ़ीस ली थी। ठीक है जी, ये 4 डॉक्यूमेंट्स जो मैं पाकिस्तान से अटेस्ट करा के लाया था, फिर यहाँ से अटेस्ट हुए, फिर ट्रांसलेट हुए, फिर नोटरी ने अटेस्ट किया। एक डॉक्यूमेंट यहाँ आके इंक्लूड हुआ था, वो हुआ था हमारा जो भी हमारा हाउस एग्रीमेंट था। वो जो हाउस एग्रीमेंट जब मैंने यहाँ पे घर रेंट पे ले लिया था तो एक एग्रीमेंट था, तो उस एग्रीमेंट की एक कॉपी वो भी अटैच्ड होती है और वो फिर साथ जाती है आपके टीआरसी के लिए कि हाँ जी मेरे पास एक साल का मेरे पास यहाँ पे घर का एग्रीमेंट है, तो उसकी ब्याज पे वो आपको टीआरसी अप्लाई करते हैं। तो ये 5 डॉक्यूमेंट्स हुए थे कंप्लीट,
और फिर जब हमने सबसे पहले टीआरसी के लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ता है और वो फिर आपको अपॉइंटमेंट देते हैं कि जी ठीक है आप मतलब लेट्स से आप आज अप्लाई करेंगे ऑनलाइन तो आपको एक अपॉइंटमेंट मिल जाएगा 2-3 वीक्स के बाद का। तो 2-3 वीक्स के बाद यही सारे डॉक्यूमेंट्स और आपके पासपोर्ट्स और ये सब चीज़ें आप लेके वहाँ जाएंगे और वहाँ पे जाके बस वो उन्होंने सिंपल जो है वो हमारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स देखे थे और जो बंदा अप्लाई कर रहा होता है उसका प्रेजेंट होना ज़रूरी होता है। लेट्स से मैं अपनी वाइफ और बच्चे दोनों को लेके गया था और फिर वहाँ पे उन्होंने इनको देखा, इनके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स देखे और फिर वो इन्होंने सबमिट कर लिया। तो सबमिट करने के बाद फिर और कुछ था नहीं वहाँ पे, बस उसके बाद फिर उन्होंने हमसे एड्रेस वगैरह ले लिया कि हमारा एग्रीमेंट वगैरह उन्होंने बोला बता दें आपने अगर आपने घर पे रिसीव करना है तो हमने बोला ठीक है आप घर पे रिसीव कर लेंगे। तो बस ये प्रोसेस हुआ था जी। उसके बाद फिर और इसके अलावा कुछ भी नहीं हुआ। फिर अल्हम्दुलिल्लाह थोड़े टाइम के बाद अराउंड हमारा कुछ महीना लग गया था, उसके बाद जो है वो हमारा टीआरसी हमें घर पे आ गया। अच्छा जी, ये तो पूरा कहानी थी टीआरसी के कैसे हम तक पहुंचा। अच्छा, अब ये प्रोसेस डिफरेंट तरीके से भी हो सकता है। लेट्स से कोई खुद आके भी अप्लाई कर सकता है, एजेंट के थ्रू भी अप्लाई करा सकते हैं, आप लॉयर भी कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। ये सिर्फ वीडियो इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए बना रहे हैं। वो प्रोसेस मैं बता रहा हूँ सिर्फ जो हम लोगों ने फॉलो किया या जो हमें फॉलो करने का कहा गया। अब ऑब्वियस सी बात है मेरी सिचुएशन, मेरी कंडीशंस अलग थी, तो हो सकता है अब कोई और बंदा अगर यहाँ आता है, वो घर परचेज़ करता है वो और जो है वो अपना कारोबार सेटअप करता है, तो उसके लिए प्रोसेस एक ऑलरेडी ऑब्वियस सी बात है डिफरेंट होगा। तो मेरा प्रोसेस डिफरेंट था, लेकिन ऑल दो प्रोसेस सिमिलर ही होंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि डॉक्यूमेंट्स हमें कुछ और चाहिए या कोई और अप्लाई करेगा तो कुछ और चाहिए। यही 4-5 डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो आपको वहाँ से फॉरेन मिनिस्ट्री से अटेस्ट करवाने होते हैं, फिर यहाँ के अटेस्ट करवा के ट्रांसलेट कराने होते हैं, फिर नोटरी से अटेस्ट होते हैं और फिर यही मेन डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो हर जगह काम आते हैं। थोड़ा बहुत एक आध डॉक्यूमेंट्स का शायद कोई डिफरेंस आए तो आए, वरना नॉर्मली प्रोसेस सिमिलर ही होगा। तो जी अब टीआरसी आ गया। अब टीआरसी आने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप ये था कि जब हम यहाँ अराइव हुए थे, जब हम यहाँ पहुँचे थे, तो हमने उस वक्त मैंने रज़िया के पासपोर्ट पे एक सिम निकलवाई थी। तो अब वो सिम हमें ट्रांसफ़र करानी थी अपने टीआरसी के ऊपर। तो फिर उसके लिए आप जो है वो जिस भी टेलीकॉम से आपने सिम ली थी उधर टेलीकॉम पे हमने विज़िट किया और वहाँ से जाके हमने सिम ट्रांसफ़र करवा ली पासपोर्ट से टीआरसी के ऊपर। और इसके अलावा आपको फिर एक और चीज़ होती है कि जब आपके पास टीआरसी आ जाता है तो अब आपको गवर्नमेंट इंश्योरेंस चाहिए ना। लेट्स से कि अब आप चाहते हैं कि यार मुझे ना गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मैं जाऊँ, आपको इंश्योरेंस मिल जाए और सब चीज़ों के लिए आप एलिजिबल हो जाएं टर्की में, तो उसके लिए आपको अपने आप को ऑनलाइन रजिस्टर करवाना पड़ता है। तो उसका सबसे पहला प्रोसेस ये होता है कि आपने यहाँ पे किसी भी टर्की के हम एक पोस्ट ऑफिस में गए थे, वहाँ से उन्होंने हमें एक पासवर्ड दिया था। वो पासवर्ड लेकर हमने फिर ई-दौलत, उनकी एक टर्की की गवर्नमेंट वेबसाइट है, वहाँ पे जाके आपको वहाँ पे लॉगिन करना होता है, अपनी एंट्री करनी होती है और अपने आप को रजिस्टर कराना होता है। हाँ जी, तो अब हमें पोस्ट ऑफिस से जो है वो एक पासवर्ड मिला। ई-दौलत की एक वेबसाइट है जो कि टर्की की आप ये समझ लें गवर्नमेंट वेबसाइट है आसान अल्फाज में, और उस वेबसाइट के ऊपर हर आदमी को अपने आप को रजिस्टर कराना होता है। उससे रजिस्टर कराने का फ़ायदा ये होता है कि कभी आप हॉस्पिटल में जाएंगे या कभी हम बच्चों के एडमिशन के लिए जाएंगे तो हमारी पूरी डिटेल ऑनलाइन मौजूद होगी। तो जी सिंपल, अब हम वहाँ जाएंगे और पासवर्ड उन्होंने हमें दे दिया पोस्ट ऑफिस वालों ने, और अब हम जाके अपना किमलिक ID और वो पासवर्ड एंटर करेंगे और देन वहाँ पे हम अपने आप को, लेट्स से मैं तो ऑलरेडी अपने आप को रजिस्टर करा चुका हूँ, तो अब रज़िया का और अफ़ान का जो है उनको रजिस्टर कराएंगे और फिर वहीं से इनकी गवर्नमेंट इंश्योरेंस के लिए भी हम अप्लाई कर सकते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के लिए इंश्योरेंस के लिए, या फिर हमें कभी बच्चे को चेक कराना हो या हॉस्पिटल जाना हो तो ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तो फिर हमारे लिए सब चीज़ें ईजी हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे जो है ना वो सबसे अच्छी चीज़ ये है कि हर चीज़ इन्होंने जो है वो वेल ऑटोमेटेड की हुई है। मतलब आपका पूरा एक सेंट्रलाइज सिस्टम है, आपने अपने आप को ऑनलाइन रजिस्टर करा दिया। अब वहाँ से उसी ऑनलाइन वेबसाइट से, जैसे लेट से मुझे टर्की का डोमिसाइल भी मिल गया, मुझे टर्की का पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट भी मिल गया, मेरी मेडिकल हिस्ट्री भी होगी, तो मेरी पूरी डिटेल जो है वो वहाँ पे इंटर्ड है। सो अगर मैं किसी भी जगह जाता हूँ, यहाँ पे किसी भी गवर्नमेंट के महकमे में या किसी भी जगह में किसी काम से जाऊँगा, मैं सिर्फ अपना एक वो किमलिक ID बताऊँगा और पूरी डिटेल उनके पास आ जाएगी। तो मुझे अपने डॉक्यूमेंट्स लेके साथ घूमने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती है। मैं एक दफ़ा ऑनलाइन अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दूँगा और वहाँ पे डिटेल एंटर कर दूँगा और उसके बाद मैं टर्की में इजीली कहीं भी मूव कर सकता हूँ। तो जी ये कुछ प्रोसेस हैं जो हमने अभी तक फॉलो किए हैं, और अभी 1-2 चीज़ें और करनी बाकी हैं, जिसमें आता है कि जी आपने TRC के ऊपर अपना एड्रेस रजिस्टर कराना है। ऑल तो मैं तो अपने किमलिक के ऊपर जो है वो TRC के ऊपर जो है वो एड्रेस रजिस्टर करा चुका हूँ, लेकिन अब इनका भी करवाना पड़ेगा। सो लेट्स सी, वो एक नेक्स्ट स्टेप है। लेकिन अभी तक का प्रोसेस बस ये फॉलो किया था कि TRC आने के बाद सिम नाम करा ली और अपने आप को ऑनलाइन रजिस्टर कराना। तो जी ये वो प्रोसेस था, जो पूरी वो कहानी थी, ये वो पूरी जर्नी थी जो हम लोगों ने
यहाँ पे अप्लाई किया और किस तरीके से हमने इसको प्रोसेस किया। जी टीआरसी की फ़ीस जो है वो मतलब मुझे अपडेटेड फ़ीस का भी नहीं पता, क्योंकि मैंने फ़ीस नहीं दी टीआरसी की, मेरी कंपनी ने मेरे ब्याह पे फ़ीस दी है, तो मैंने उसका पूछा भी नहीं उनसे। तो टीआरसी की फ़ीस जो है वो आप ऑनलाइन वेबसाइट से चेक कर सकते हैं, बहुत सारी वेबसाइट अवेलेबल हैं जहाँ से आपको टर्किश इनकी टीआरसी की फ़ीस का पता चल जाएगा। और तो मैंने फ़ीस खुद पे नहीं की, तो इसलिए मुझे एग्जैक्ट फ़ीस का नहीं पता, लेकिन मैं ट्राई करूँगा कि मैं यहाँ से पता कर सकूँ और इन्फॉर्मेशन लेके, जब तक अगर मुझे कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा कि टीआरसी की फ़ीस अब कितनी है, क्योंकि डॉलर का रेट बहुत ज़्यादा यहाँ पे इंक्रीज़ हो चुका है। तो अब ऑब्वियस सी बात है, जैसे जैसे इन्फ्लेशन रेट बढ़ता है तो हर चीज़ में महंगाई भी बढ़ रही है, तो हर चीज़ के जो हैं वो रेट डिफरेंट हो चुके हैं। तो जी ये था हमारा सारा प्रोसेस, पाकिस्तान से लेके टर्की तक की जर्नी, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से सारी जर्नी बहुत ही स्मूथली, बहुत ही अच्छे तरीके से सब हो गया, और कोई ज़्यादा ऐसी कोई परेशानी ना देखनी नहीं पड़ी। थोड़ी बहुत परेशानियाँ हुई थी, डॉक्यूमेंट ले जाना, ट्रांसलेट कराना, ये करना, अब वो डिपेंड करता है, वो हमने खुद ही, जारी बात है ऑब्वियस हम खुद कर रहे थे सारे काम, तो ये सारी चीज़ें हमें करनी पड़ी। लेकिन ये है कि बाकी प्रोसेस बहुत स्मूथ था और बहुत ही ईजिली हो गया, और अल्हम्दुलिल्लाह कोई परेशानी नहीं थी। अच्छा जी, काफ़ी सारे लोगों ने कमेंट्स किए हुए थे कि आप अपना टीआरसी का प्रोसेस बता दें, तो उस सिलसिले में मैंने सोचा था कि आज क्यों ना एक वीडियो बना के कंप्लीट आप लोगों के साथ एक टीआरसी का प्रोसेस शेयर किया जाए, वो प्रोसेस जो हमने फॉलो किया। सो आई होप कि इस प्रोसेस से आप लोगों को फ़ायदा होगा, या जो लोग टर्की आना चाहते हैं या जो विज़िट वीज़ा पे आना चाहते हैं और यहाँ के अप्लाई करना चाहते हैं। सो आई होप कि इस इन्फॉर्मेशन से आप लोगों को फ़ायदा होगा। जब हमने यहाँ पे अपने टीआरसी के प्रोसेस की इनिशियल वीडियोस डालना स्टार्ट की थी, तो लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे, तो मैं सिर्फ लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि हम लोग एजेंट नहीं हैं, ठीक है ना, हम लोगों को जो है वो मतलब इस तरह मार्केटिंग कर रहे हैं कि लेट से लोगों ने शायद इस तरह के भी कमेंट पास किए थे कि आप लोग एजेंट टाइप तो नहीं है, या आप लोगों को कन्वेंस कर रहे हैं क्या है। तो भाई हम बिल्कुल एजेंट नहीं है, ये सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन पर्पज़ के लिए वीडियो है, और इसके अलावा हमारा कोई भी मकसद नहीं है, ना हम एजेंट है, ना हम किसी का टीआरसी प्रोसेस करवा सकते हैं। तो जी ये बस एक प्रोसेस था, एक इन्फॉर्मेशन थी कि जो प्रोसेस या जो चीज़ें हम लोगों ने फेस की यहाँ पे, वो हम आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं, तो ताकि एटलीस्ट रियलिटी या जो भी चीज़ें, थोड़े बहुत चीज़ों में गैप्स होते हैं, इंसान को पहले से आइडिया हो कि अगर आप लेट से आप किसी एजेंट के थ्रू भी अप्लाई करते हैं तो आपको आइडिया हो कि हाँ ये डॉक्यूमेंट्स, ये चीज़ें तो होती हैं, तो एटलीस्ट आपको कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता कि हाँ ठीक है यार प्रोसेस में सब कुछ होता है। लेकिन इसके अलावा मे बी पॉसिबल कि आप किसी एजेंट के थ्रू अप्लाई करें तो वो आपको कोई और भी शॉर्ट प्रोसेस बता दे। सो आई डोंट नो, हो सकता है करवा दे, लेकिन हम लोग एजेंट नहीं है। सो दैट्स वाई आप इस तरह के लोग सवाल क्योंकि कमेंट्स में कर रहे थे कि आप एजेंट है या आप हमें टीआरसी प्रोसेस करवा दें, तो भाई हम करवा के नहीं दे सकते, हम इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, हम हेल्प कर सकते हैं, बट क्योंकि वी आर नॉट प्रॉपर एजेंट, तो अच्छी चीज़ तो ये है कि आप एक प्रॉपर एजेंट कराएं या आप एक प्रॉपर लॉयर कराएं, या फिर अगर आपको खुद इन्फॉर्मेशन है तो आप खुद अप्लाई करें, तो वो ज़्यादा बेटर है। लेकिन यह है कि काफ़ी लोग कमेंट्स कर रहे थे तो उनको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। जितना हो सकता है हम कोशिश कर रहे हैं कि वीडियो में वो चीज़ें बताएं जो हम लोगों ने यहाँ फेस किया, जो हमारे साथ हुई, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प हो सके, जो लोग आना चाहते हैं, जो लोग आने का प्लान कर रहे हैं। सो उनके पास जो है वो एक कंप्लीट बैकग्राउंड हो, एटलीस्ट थोड़ी सी नॉलेज तो हो, क्योंकि यहाँ आने से पहले मैंने भी बहुत सारी वीडियोस देखी थी, मैंने भी बहुत सारे सर्च किया था इन्फॉर्मेशन के लिए, मैं भी बहुत भागा था इधर उधर, तो परेशानी होती है। और अगर आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन पहले से हो तो उससे काफ़ी सारी आसानियाँ हो जाती हैं और आप लर्निंग कर लेते हैं, आपको पता चल जाता है कि अच्छा यार ठीक है ये बंदा इस प्रोसेस से गुजरा है, तो मे भी पॉसिबल मुझे भी ऐसे ही प्रोसेस से ना गुजरना पड़े, या मुझे अगर कोई इस तरह की कोई बात करेगा तो मुझे समझ में आएगी कि अच्छा ठीक है हाँ ये प्रोसेस तो होती ही हैं। सो दैट्स ऑल, आई थिंक आज के लिए इतना बहुत है। अच्छा जी, आई होप कि जितनी भी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है वो किसी न किसी के काम आ जाए और किसी न किसी का काम बन जाए। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो और इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें, ताकि जितना आप लोग सब्सक्राइब करेंगे और जितने आप लोग फीडबैक देते हैं तो उस हिसाब से हमें भी मोटिवेशन मिलती है ज़्यादा कि हाँ ठीक है हम और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गैदर करें और जितनी इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकें वो करेंगे। सो जी ये थी आज की वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में आप लोगों को और भी मज़े की वीडियोस देखने को मिलेंगी, और हमारी पूरी कोशिश होती है कि जितनी इन्फॉर्मेशन या जितनी किसी की हेल्प हो सके तो वो ज़रूर करें। तो जी आज की वीडियो के लिए इतना ही था, तो मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा और हमें दुआ में